नमस्कार। जय हिंद, वंदे मातरम प्यारे साथियों, और सभी साथियों का स्वागत करता हूं आज क्लास में। और आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं क्रिया। क्या पढ़ेंगे साथियों? क्रिया। और हर एग्जाम में क्रिया से संबंधित 2 से 3 प्रश्न निश्चित रूप से आता है साथियों। और ये जो क्लास है मुख्य रूप से रीट एग्जाम, प्री और मेंस, साथ ही साथ आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड के लिए साथियों हम पढ़ रहे हैं हमारे स्कूलों में चलने वाली हिंदी व्याकरण एवं रचना प्रबोध बुक से आज क्रिया पढ़ेंगे। और ये माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर के द्वारा साथियों ये हमारे स्कूलों में चलाई गई है। तो शुरू करते हैं। आज की टॉपिक है क्रिया। देखिएगा साथियों, पहले अपन क्रिया की परिभाषा देखते हैं। क्रिया का अर्थ है करना। ध्यान दीजिएगा, क्रिया का अर्थ क्या है? क्रिया का अर्थ है केवल, यहाँ पर है करना। क्रिया के बिना कोई वाक्य पूर्ण नहीं होता। बिल्कुल सही है। देखिएगा आप, यदि साथियों ये आपको ये यहाँ से यहाँ तक जितनी भी चीज़ें लिखी हुई है, लिखा हुआ ये आपको याद है तो सोच लीजिएगा कि एग्ज़ाम में अब आपके प्रश्न सही जाएगा। क्योंकि एग्ज़ाम का जो लेवल है वो धीरे धीरे साथियों बहुत ऊंचा जा रहा है। पहले वो साधारण प्रश्न पूछता था कि जैसे चिड़िया आसमान में उड़ रही है, कौन सी क्रिया है। लेकिन अब वो इस प्रकार का प्रश्न नहीं पूछता है। वो पूछ सकता है आपसे क्रिया के संबंध में असत्य कथन कौन सा है। तो आपको ध्यान रखना है, क्रिया का अर्थ है करना। क्रिया के बिना कोई वाक्य पूर्ण नहीं होता है। किसी वाक्य में कर्ता, कर्म तथा काल की जानकारी भी क्रिया के माध्यम से ही होती है। ये भी याद रखना, क्रिया के बिना कोई वाक्य पूर्ण नहीं होता है। किसी वाक्य में कर्ता, कर्म में काल की जानकारी भी क्रियापद के माध्यम से ही होती है। हिंदी भाषा की जननी कौन सी है? संस्कृत है। तथा संस्कृत में क्रिया रूप को क्या कहते हैं? धातु कहते हैं। यानी क्रिया का जो मूल रूप है साथियों वह कहलाता है धातु। आगे देखिएगा, धातु हिंदी क्रियापदों का मूल रूप धातु है। ध्यान रखना, धातु किसे कहते हैं? हिंदी क्रियापदों का जो मूल रूप है साथियों वह धातु कहलाता है। जैसे यहाँ एक उदाहरण के माध्यम से मैं लिखता हूँ। अपन लिखते हैं यहाँ पर आना। अब आना में से जो आ है ये मूल धातु है। आना में से आ है वो क्या है? में मूल धातु है। जाना, जाना में जा मूल धातु है। पीना, पीना में पी मूल धातु है। ये आदि ध्यान रखना। खाना में खा मूल धातु है। हंसना में हंस मूल धातु है। खेलना में खेल मूल धातु है। तो ये आपको ध्यान रखना है साथियों। धातु में ना जोड़ने से क्रिया हिंदी के क्रियापद बनते हैं। क्या? धातु में ना जोड़ने से क्या बनते हैं? हिंदी के क्रियापदों का निर्माण होता है। जैसे पढ़ पलसना पढ़ना, उठ पलसना उठना। अब ये आगे है, ये मूल धातु है, पढ़ मूल धातु है और उठ क्या है साथियों? ये मूल धातु है। और इनके पीछे ना लगाने से क्रिया का साधारण रूप बनता है। ये आपको ध्यान में रखना है साथियों। परिभाषा की बात करते हैं। जिस शब्द से किसी कार्य के करने या होने का बोध होता है उसे क्या कहते हैं? क्रिया। जिस शब्द से किसी कार्य के करने या फिर होने का बोध होता है साथियों उसे क्रिया कहा जाता है। जैसे यहाँ है खाना, तो खाना से क्या है? भोजन खाने का या कोई अन्य चीज़ खाने का बोध हो रहा है, इसलिए मेरे साथियों ये खाना क्या है? अपने यहाँ पर किसी कार्य का बोध कर रहा है, इसलिए क्या है? क्रिया है। याद रखना। अब आता है क्रिया के भेद। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट सारणी है साथियों, बहुत अच्छी सारणी बना रखी है, ध्यान समझने कीजिए। क्रिया के भेद है, कर्म के आधार पर क्रिया होती है, संरचना के आधार पर क्रिया होती है और साथियों काल के आधार पर भी क्रिया होती है। 3 आधारों पर क्रिया है। कितने आधारों पर? 3 आधारों पर। कर्म के आधार पर, संरचना के आधार पर और काल के आधार पर। अब हम बात करते हैं कर्म के आधार पर। तो क्रिया 2 प्रकार की होती है, सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया। 2 प्रकार की होती है कर्म के आधार पर। एक क्रिया होती है सकर्मक और एक क्रिया होती है अकर्मक। फिर अकर्मक क्रिया के 2 भेद हैं, एक कर्मक क्रिया और साथियों द्विकर्मक क्रिया।
एक कर्मक क्रिया और द्विकर्मक क्रिया, ये ध्यान रखना। आकर्मक क्रिया, अब यहाँ देखिए यहाँ आकर्मक क्रिया के दो भेद साथियों ये बता रखा है। ये अकर्मक क्रिया के नहीं है, आपको ये ध्यान रखना है। ये सकर्मक क्रिया के दो भेद है, एक कर्मक क्रिया और द्विकर्मक क्रिया। ये जो नया लगा हो ना, इसको आपको यहाँ लगाना है, यहाँ पर नहीं लगाना है। यहाँ है सकर्मक क्रिया के दो भेद है, एक कर्मक क्रिया और द्विकर्मक क्रिया, ऐसे आपको ध्यान रखना है। ये अकर्मक क्रिया के दो भेद नहीं है, ये है सकर्मक क्रिया के दो भेद हैं। इसके बाद संरचना के आधार पर क्रिया संयुक्त क्रिया है, नाम धातु क्रिया है, प्रेरणार्थ क्रिया है, पूर्वकालिक क्रिया और कृदंत क्रिया है। 5 भेद है इसके, किसने? संरचना के आधार पर। कितने भेद है? 5। संयुक्त क्रिया, नाम धातु क्रिया, प्रेरणार्थ क्रिया, पूर्वकालिक क्रिया और कृदंत क्रिया। इसी प्रकार देते काल के आधार पर देखते तो काल के आधार पर क्रिया होती है साथियों 3, भूतकालिक क्रिया, वर्तमान कालिक क्रिया और भविष्यकालिक क्रिया। ये 3 क्रिया होती है काल के आधार पर। तो आपको यहाँ रखना है कर्म के आधार पर सकर्मक और सकर्मक और अकर्मक, फिर सकर्मक के दो भेद है, एक कर्मक और द्विकर्मक साथियों। संरचना का आधार पर 5 है, संयुक्त क्रिया, नाम धातु क्रिया, प्रेरणार्थ क्रिया, पूर्वकालिक क्रिया और कृदंत क्रिया। काल के आधार पर साथियों भूतकालिक क्रिया है, वर्तमान कालिक क्रिया और भविष्यकालिक क्रिया है। ये 3 क्रियाओं के भेद हैं। आगे है कर्म के आधार पर। क्रिया शब्द का फल किस पर पड़ रहा है, वह किसे प्रभावित कर रहा है, इस आधार पर किया जाने वाला भेद कर्म के आधार, किया जाने वाले भेद कर्म के आधार क्रिया के भेद के अंतर्गत आता है। अब देखिए कर्म किसे कहेंगे, कर्म के आधार पर क्रियाओं का अपन वर्गीकरण किया है। तो यहाँ देखिए, यहाँ है, ध्यान समझिएगा इसमें। थोड़ी आपको जो किताब में भाषा दे रखी है ये मेरे हिसाब से थोड़ी कठिन भाषा है साथियों, फिर भी इनको समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ है क्रिया शब्द का फल या प्रभाव किस पर पड़ रहा है, इस आधार पर क्रिया के दो भेद होते हैं। यूँ समझिए, क्रिया शब्द का फल किस पर पड़ रहा है, इस आधार पर क्रिया के दो भेद होते हैं। एक क्रिया होती है सकर्मक क्रिया और एक क्रिया होती है अकर्मक क्रिया। यानी कि जो क्रिया कर रहे हैं उसका फल किस पर पड़ रहा है साथियों, इस आधार पर क्रिया के दो भेद किए गए हैं। तो एक क्रिया होगी उसमें सकर्मक क्रिया और एक क्रिया होगी अकर्मक क्रिया। अब अकर्मक क्रिया क्या है, ध्यान से, सकर्मक क्रिया क्या है? देखिए से का अर्थ है सहित, से का अर्थ क्या है? सहित है। अतः सकर्मक का अर्थ है कर्म के साथ, सकर्मक अर्थ है कर्म के साथ साथियों। क्या है देखिएगा, से या सकर्मक लिख रहा है, से का अर्थ होता है सहित होता है। क्या होता है? सहित। तो अतः सकर्मक अर्थ है कर्म के साथ। अब परिभाषा देखिएगा, जिस क्रिया का फल कर्ता को छोड़कर कर्म पर पड़े वह सकर्मक क्रिया कहलाती है। इसका यूं भी आप बोल सकते हैं साथियों, जिस क्रिया का फल या प्रभाव कर्ता को छोड़कर किसी और या अन्य अथवा कर्म पर पड़े उसे क्या कहते हैं? सकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे बच्चा चित्र बना रहा है, क्या बना रहा है? बच्चा चित्र बना रहा है, सीता सितार बजा रही है। तो यह क्रिया का फल पर किस पर पड़ रहा है साथी? हाँ, अब ध्यान से देखिए कि सकर्मक और अकर्मक क्रिया की पहचान कैसे करेंगे, कौन सा सकर्मक है कौन सा अकर्मक है। सीधी सी बात है, यदि प्रश्न किया जाए कि बच्चा क्या बना रहा है तो उत्तर मिलेगा चित्र, तथा गीता क्या बजा रही है तो उत्तर मिलेगा सितार। यदि आपको क्या और एक और ध्यान रखना, दो, क्या और किसको, दो शब्द याद, क्या और किसको, ये दो शब्द याद रखिएगा। यदि प्रश्न करने पर इन शब्दों के उत्तर मिलते हैं तो वह क्रिया सकर्मक कहलाती है, और यदि उत्तर नहीं मिलते हैं तो वह क्रिया अकर्मक कहलाती है। जहाँ पर क्या का और उत्तर मिलता है वो अकर्मक क्रिया है, एक कर्मक क्रिया है,
और जहाँ दोनों का क्या और किसको उत्तर मिलता है वो द्विकर्मक क्रिया की पहचान है। अब देखिए आगे सकर्मक क्रिया के दो भेद हैं। एक क्रिया है साथियों एक कर्मक और दूसरी क्रिया है साथियों द्विकर्मक। अब अकर्मक क्रिया की बात करते हैं। जिस वाक्य में क्रिया के साथ कर्म प्रयुक्त हो उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। एक कर्मक क्रिया, जिस वाक्य में क्रिया के साथ एक कर्म हो, कितना हो, एक कर्म प्रयुक्त हो, उसे एक कर्मक क्रिया कहते हैं। और जिस वाक्य में क्रिया के साथ कितने हैं, दो कर्म हो, उसे द्विकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे माँ पढ़ रही है, यहाँ माँ के द्वारा एक ही कर्म है पढ़ना, इसलिए यहाँ का क्या है, एक कर्मक क्रिया है। ये बात आपको ध्यान रखना है। जहाँ क्रिया में एक कर्म होगा, एक क्रिया होगी वहाँ एक कर्म, और जहाँ दो कर्म होगा वह द्विकर्म। जैसे बात करते आगे, हाँ, छात्र ने फिल्म देखी, क्या देखी, फिल्म। राम ने कार खरीदी, क्या खरीदी, कार। उत्तर एक ही मिला। तो ध्यान रखिएगा साथियों, यहाँ है माँ पढ़ रही है, में केवल साथियों एक उत्तर मिल रहा है, इसलिए यहाँ अकर्मक क्रिया है। और अपन द्विकर्मक की बात करते हैं तो द्विकर्मक देखिए, जिस वाक्य में क्रिया के साथ दो कर्म हो उसे द्विकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे अध्यापक छात्रों को कंप्यूटर सिखा रहे, क्या है, अध्यापक छात्रों को कंप्यूटर सिखा रहे हैं। अब यहाँ दो उत्तर मिल रहे हैं साथियों, क्या, एक तो क्या और किसको। क्या सिखा रहा है, कंप्यूटर। किसे सिखा रहा है, छात्रों को। हाँ, क्या सिखा रहे, कंप्यूटर। किसे सिखा रहा है, छात्रों को। इस प्रकार दो कर्म एक साथ घटित होते हैं, वहाँ पर द्विकर्मक क्रिया होती है। जैसे एक और मैं लिखता हूँ, यहाँ पर वाक्य है, ध्यान से देखना। व्यापारी, क्या लिखा मैंने, व्यापारी ने किसान को रुपए उधार दिए, किसान को रुपए उधार दिए, यहाँ पर मैंने लिखा। अब ये किसने किसको, क्या, तो पहली बात व्यापारी ने किसको, किसान को, क्या, रुपए। तो दो उत्तर मिल रहे, क्या भी मिल रहा है, किसको भी मिल रहा है। तो यहाँ पर क्या है, द्विकर्मक क्रिया है। माताजी बच्चों को फिल्म दिखाने ले गई, कौन, माताजी, किसको, क्या, फिल्म, किसको, बच्चों को। तो यहाँ पर दो उत्तर मिल रहे हैं। तो जहाँ पर दो उत्तर मिलते हैं जिस वाक्य में, वो द्विकर्मक क्रिया कहलाती है। अब अकर्मक क्रिया की अपन बात करते हैं। अ का मतलब नहीं होता है। अब देखिएगा, जिस वाक्य में क्रिया का प्रभाव या फल केवल कर्ता पर ही पड़ता है, कर्म की वहाँ संभावना नहीं होती, अकर्मक है। जैसे आशा सोती है, तो यह सोने का प्रभाव किस पर पड़ रहा है, केवल साथियों ध्यान रखना, सोने का प्रभाव केवल आशा पर पड़ रहा है, जो कार्य कर रहा है उसी पर पड़ रहा है। तो यहाँ अकर्मक क्रिया। जैसे बात करते हैं, राम दौड़ रहा है, तो दौड़ का प्रभाव किस पर पड़ रहा है, राम पर पड़ रहा है। निशा नाच रही है, किस पर पड़ रहा है, निशा पर। आशा, पक्षी उड़ रहे हैं, पक्षी उड़ रहे हैं, तो उड़ने का प्रभाव किस पर पड़ रहा है, पक्षी पर। दूसरी बात, यहाँ पर साथियों क्या का उत्तर नहीं मिलता है। जैसे यहाँ है आशा सोती है, तो यहाँ है क्या सोती है, क्या का कोई उत्तर नहीं, यहाँ मिलता है कौन का उत्तर। यदि हमें क्या का उत्तर मिलता है तो वह क्रिया सकर्मक है, क्या का उत्तर नहीं मिलता है तो वह क्रिया क्या है, असकर्मक है, यानी अकर्मक है। ये अपन को ध्यान में रखना है। आगे अपनी क्रिया आती है रचना के आधार पर क्रिया। अब देखिए, वाक्य में क्रिया का प्रयोग कहाँ किया जा रहा है, इस रूप में, किस रूप में क्रिया किस रूप में किया जा रहा है के आधार पर किया जाने वाले भेद संरचना के आधार कहलाते हैं। और ये 5 प्रकार की होती है। पहले ये संयुक्त क्रिया है। अब संयुक्त क्रिया में देख, संयुक्त का मतलब होता है साथियों दो। संयुक्त का मतलब क्या होता है, दो। एक और एक, दो कितना होंगे, दो, और दो को क्या कहा जाता है, संयुक्त। तो संयुक्त का मतलब क्या है, दो क्रिया। जब दो या दो से अधिक भिन्न अर्थ वाली क्रियाओं का मेल हो उसे संयुक्त क्रिया कहते हैं। क्या लिखा रहा, जब दो या दो से अधिक भिन्न अर्थ वाली क्रियाओं का मेल हो उसे संयुक्त क्रिया कहते हैं।
जैसे अतिथि आने पर स्वागत करो। इस वाक्य में एक तो आना है मुख्य क्रिया है तथा स्वागत करो सहायक क्रिया। इस प्रकार मुख्य क्रिया में सहायक क्रिया दोनों का संयोग है, अतः इसे संयुक्त क्रिया कहते हैं। अब सीधा सा अर्थ यूँ भी है, यूँ समझिएगा आप, इसको एक और बताता हूँ। जब दो भिन्न अर्थ वाली क्रिया, क्या ध्यान रखिए, मैं लिखता हूँ यहाँ पर, जब दो भिन्न अर्थ वाली क्रिया एक साथ आती है और एक साथ मिलकर किसी एक कार्य का अर्थ प्रकट करती है। जैसे मान लेते नियम है चला गया। अब एक क्रिया तो ये चला है और एक क्या है गया। चला गया का मतलब मर गया। न्या है रो पड़ा, रोकर पड़ गया तो रो पड़ा, एक रो है और एक क्या है पड़ा है। यह है चल बसा, एक चलना है और एक क्या है बसना। चल बसने का मतलब है शोर सुधार गया। उठ बैठा, उठकर बैठा, उठ बैठा, उठकर बैठा। हंस गया, एक है हंस है और एक है गया। तो दो क्रियाओं से एक अर्थ निकल रहा है, तो ये साथियों क्या है संयुक्त क्रिया है। ये आपको ध्यान में रखना है साथियों। अगला प्रश्न आता है यहाँ पर, मुख्य क्रिया के साथ सहायक क्रिया एक से अधिक भी हो सकती है, ये भी ध्यान रखना। मुख्य क्रिया के साथ सहायक क्रिया एक से अधिक भी होती है। अब नाम धातु क्रिया क्या है, ध्यान समझिए। नाम धातु क्रिया किसे कहते हैं? संज्ञा सर्वनाम और विशेषण शब्द जब क्रिया धातु की तरह प्रयुक्त होते हैं उन्हें नाम धातु क्रिया कहते हैं। सीधा से याद रखना कि आपको जिस क्रिया का निर्माण धातु से नहीं होकर संज्ञा सर्वनाम विशेषण होता है वह नाम धातु क्रिया कहलाती है। सीधा सा आपको ये याद रखना है। यानी जिस क्रिया का निर्माण संज्ञा से या सर्वनाम से या विशेषण से होता है उसे नाम धातु क्रिया कहते हैं। ये याद रखना। संज्ञा सर्वनाम विशेषण से बनने वाली क्रियाओं को नाम धातु क्रिया कहते हैं। जो धातु से नहीं बनी होती है वो याद रखना, वो कहलाती है नाम धातु क्रिया। नाम धातु क्रिया है वह धातु से नहीं बनी होती है। वो किससे बनी होती है? वो या तो संज्ञा से बनी होती है, सर्वनाम से बनी होती है या विशेषण से बनी होती है, उसे ही नाम धातु क्रिया कहते हैं। जैसे हाथ से हथिया, हाथ संज्ञा है और हथिया क्या है धातु है, तो ये बनेगी हथियाना। ठीक है। जैसे नरेश ने सुरेश का कमरा हथिया लिया। अपना सर्वनाम और अपना क्या है नाम धातु है, तो ये गा अपना ना। जैसे विनीत सुनीता के विवाह की जिम्मेदारी को अपना चुका है। अब आगे और बात करते हैं इसमें। जैसे शर्म है तो शर्म से बनेगा शर्माना, भ्रम से बनेगा भरमाना, लज्जा से बनेगा लज्जाना और अपना से बनेगा अपनापन। ये सर्वनाम है। विशेषण की बात करते हैं साथियों, तो विशेषण से क्या बनेगा? हाँ, विशेषण की बात करते हैं तो विशेषण से अपना क्या बनेगा? विशेषण से बनेगा जैसे पागल तो पागल से होगा पगलाना, लंगड़ा से होगा लंगड़ाना, चिकना से होगा चिकनाना और गर्म से होगा गर्माना। तो इस प्रकार से देखें तो नाम धातु क्रिया करते हैं जहाँ संज्ञा सर्वनाम विशेषण से क्रिया बनी होती है वो नाम धातु क्रिया कहलाती है। अब देखिए प्रेरणार्थ क्रिया बहुत सीधी क्रिया है। प्रेरणार्थ का मतलब है जहाँ पर प्रेरणा का बोध होता है। अब सीधा शर्त है जहाँ कर्ता स्वयं कार्य न कर किसी दूसरे को कार्य करने के लिए प्रेरित करे या करवाए उसे प्रेरणार्थ क्रिया कहते हैं। यानी कि सीधा नु समझिएगा, जहाँ पर कर्ता स्वयं कार्य न करके दूसरे से कार्य करवाता है, किससे? दूसरे से कार्य करवाता है, तो वह कहलाती है प्रेरणार्थक क्रिया। जैसे सीधी सेम वाक्य लिखा हुआ है, सरपंच ने गांव में तालाब बनवाया। जैसे बात करते हैं पत्नी ने क्या है, पत्नी ने यहाँ लिखे अपन पत्नी ने पति को, पत्नी ने पति से खाना बनवाया। किसने किससे बनवाया? पति ने पति से खाना, पत्नी ने पति से खाना बनवाया। अब देखिए जब कर्ता स्वयं कार्य का संपादन न कर किसी दूसरे को करने के लिए प्रेरित करे या करवाए उसे प्रेरणार्थ क्रिया कहते हैं। जैसे न्याय सरपंच ने गांव में तालाब बनवाया। इसमें सरपंच स्वयं कार्य नहीं किया, इसमें सरपंच ने स्वयं कार्य नहीं किया बल्कि अन्य लोगों को प्रेरित
कर उसे तालाब का निर्माण करवाया। अतः यहाँ पर क्या है, यहाँ पर प्रेरणार्थक क्रिया है। और याद रखना जो प्रेरणार्थक क्रिया होती है उसके अंत में साथियों वाया, वाये, वाई, वाता आता है। क्या याद रखना, प्रेरणार्थक क्रिया होती है ना उस वाक्य में क्या आता है, या तो वाया आता, वाया, वाई, वाये और वाता शब्द जुड़े होते हैं, वो कहलाती है साथियों प्रेरणार्थक क्रिया। ये इसकी प्रेरणार्थक क्रिया की पहचान है। प्रेरणार्थक क्रिया के वाक्य में किसी न किसी वाक्य में वाया, वाई, वाये और वाता शब्द जुड़े हुए होते हैं। जैसे बहू ने सास से झाड़ू लगवाया, पत्नी ने पति से भोजन बनवाया, रावण ने मारीच को मरवाया, सुग्रीव ने बाली को मरवाया, यहाँ भी वाया है। बच्चों ने अध्यापक जी से दौड़ लगवाई। तो याद रखना प्रेरणार्थक क्रिया में क्या होता है, वाया, वाई, वाये और वाता शब्द आता है। अब यहाँ देखिए पूर्वकालिक क्रिया है। पूर्व का मतलब पहले, काल का मतलब समय। जब किसी वाक्य में दो क्रिया प्रयुक्त हो तथा उनमें से एक क्रिया दूसरी क्रिया के पहले संपन्न हो तो पहले संपन्न होने वाली क्रिया पूर्वकालिक क्रिया कहलाती है। ये आपको ध्यान रखना है। ऐसा कोई वाक्य है जहाँ पर साथियों दो क्रिया आती है, लेकिन शर्त ये है कि एक क्रिया समाप्त होने के पहले, हाँ, एक क्रिया शुरू होने के पहले एक क्रिया समाप्त हो जाती है। यानी कि पहली क्रिया समाप्त होती है तभी दूसरी क्रिया क्या होती है, शुरू होती है, तो वह कहलाती है पूर्वकालिक क्रिया। और जो क्रिया पहले समाप्त होती है क्या होगी, पहले समाप्त होती है, वो साथियों पूर्वकालिक क्रिया कहलाती है। अब ये जो पहले समाप्त क्रिया होगी इसके बाद जो क्रिया शुरू होगी वह दूसरी क्रिया होगी। देखिए इस क्रिया में लिंग, वचन, काल, पुरुष आदि का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। पूर्वकालिक क्रिया में यह भी ध्यान रखना है, ये परिभाषा याद रखनी। लिंग, वचन, काल, लिंग, वचन, पुरुष और काल का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है किस पर, पूर्वकालिक क्रिया पर। यह आपको ध्यान रखना है। पूर्वकालिक क्रिया पर किसका, लिंग, वचन, पुरुष और काल का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ये अव्यय तथा क्रिया विशेषण के रूप में प्रयुक्त होती है। मूल धातु में कर लगाने से सामान्य क्रिया को पूर्वकालिक क्रिया का रूप दिया जाता है। अब पूर्वकालिक क्रिया की पहचान है साथियों, कर या करके क्रिया के पीछे लगा होता है। क्या, या तो कर या करके, ये दो शब्द है, ये क्रिया के पीछे लगा होता है। किसे, पूर्वकालिक क्रिया जहाँ होती है ना वहाँ अंत में या तो कर और या फिर करके, ये दो शब्द याद रखना, ये क्रिया के अंत में लगे होते हैं तो वह क्रिया अपनी पूर्वकालिक क्रिया कहलाती है। जैसे बलवीर खेल कर पढ़ने लगा। अब यहाँ क्या है, ये खेल कर में कर लगा हुआ है, यहाँ वह पढ़कर क्या लगा हुआ, कर पहले क्या कहला, खेला और फिर क्या लगा वो पढ़ने। वह पढ़कर सो गया, पहले क्या पढ़ा और फिर क्या सो गया। तो ये खेल कर और पढ़कर है, ये पूर्वकालिक क्रिया है। वह नहाकर आया, वह नहाकर, गणेश खाकर सोया, हाँ, राम दौड़कर आया, राम दौड़कर आया, नीरज पढ़कर सोया, ये आदि शब्द ये पूर्वकालिक क्रिया के उदाहरण हैं। इन वाक्यों में खेल कर, खेल मूल धातु प्लस कर एवं पढ़कर, पढ़ मूल धातु प्लस कर पूर्वकालिक क्रिया कहलाएगी। पूर्वकालिक क्रिया का एक रूप तात्कालिक क्रिया भी है। इसमें एक क्रिया के समाप्त होते ही दूसरी क्रिया घटित होती है। जैसे धातु प्लसते से इस क्रिया पद का निर्माण होता है। जैसे पुलिस के आते ही चोर भाग गया, ये तात्कालिक क्रिया है। इसमें तात्कालिक क्रिया है, यानी कि क्या ध्यान रखना, क्या हो तात्कालिक क्रिया, पूर्वकालिक क्रिया के रूप तात्कालिक क्रिया भी है। इसमें एक क्रिया के समाप्त होते ही तत्काल दूसरी क्रिया घटित हो जाती है। कैसे, पुलिस आते ही चोर भाग गया, पहले ये आई और फिर क्या हुआ, चोर भाग गया, तो ये कहलाएगी तात्कालिक क्रिया। अब आती है साथियों कृदंत क्रिया। कृदंत का मतलब है कृत प्रत्यय, क्रिया शब्दों में जुड़ने वाले प्रत्यय कृत प्रत्यय कहलाते हैं। कृत प्रत्यय दो, एक होता है साथियों कृत प्रत्यय और एक होता है तदित प्रत्यय। कृत प्रत्यय से बनने वाला शब्द कृदांत कहलाते हैं और तदित प्रत्यय से बनने वाले शब्द तदितांत कहलाते हैं। तो कृत प्रत्यय यानी कि क्रिया से बनने वाले प्रत्यय और उनमें यदि कोई धातु लगती है साथियों तो वो कहलाती है कृदंत क्रिया कहलाती है। क्रिया शब्दों का अर्थ में प्रत्येक योग से बनी क्रिया कृदंत क्रिया कहलाती है। जैसे चल, चलना, चलता, चलकर, लिख, लिखना, लिखता और लिखकर साथी।
अब काल के आधार पर ध्यान रखना, कृदंत क्रिया की एक ही पहचान है कि क्रिया से बनी हुई क्रियापदों से क्या है, क्रिया शब्दों में जुड़ने वाले प्रत्यय कृदंत प्रत्यय कहलाते हैं। यानी क्रिया शब्दों के पीछे यदि कोई प्रत्यय है तो वह कृदंत क्रिया कहलाती है। ये आपको ध्यान रखना है। क्रिया के अलावा यदि प्रत्यय नहीं है तो वह कृदंत की नहीं कहलाएगी। काल के आधार पर बात करते हैं तो काल के आधार पर क्रिया 3 प्रकार की होती है। एक भूतकालिक, वर्तमानकालिक और भविष्यकालिक। भूतकाल में जो क्रिया होती है वो भूतकालिक क्रिया, और जो साथियों वर्तमान काल में संपन्न होती है वर्तमानकालिक क्रिया, और जो भविष्य में होगी वो भविष्य। जैसे आपने पढ़ा है ना, प्रेजेंट टेंस, कंटिन्यूस और फास्ट टेंस। ये जो 3 टेंस होते हैं ये यही कहलाता है साथियों। जैसे क्रिया का वह रूप जिसके द्वारा बीते समय में कार्य संपन्न होने का बोध हो, भूतकालिक क्रिया कहलाती है। जैसे वह विदेश चला गया, उसने बहुत मधुर गीत गाया। चला गया, कार्य संपन्न हो गया, गाया, कार्य संपन्न हो गया, भूतकालिक क्रिया। क्रिया का वह रूप जिससे वर्तमान काल में कार्य संपन्न होने का बोध होता है वर्तमान क्रिया कहलाती है। जैसे गीता हॉकी खेल रही है, विमल पुस्तक पढ़ रहा है, कार्य अभी भी हो रहा है, इसलिए ये वर्तमान कालिक क्रिया है। भविष्यकालिक क्रिया का वह रूप जिसके द्वारा आने वाले समय में कार्य संपन्न होने का बोध हो, वे भविष्यकालिक क्रिया कहलाती है। गार्गी छुट्टियों में कश्मीर जाएगी, अभी नहीं कि जाएगी, भविष्य में जाएगी। दिनेश निबंध प्रतियोगिता में भाग लेगा, अभी नहीं भविष्य में भाग लेगा। इसलिए यहाँ काल के आधार पर क्रिया भी 3 प्रकार की होती है, भूतकालिक, वर्तमानकालिक और भविष्यकालिक। इस प्रकार से मेरे साथियों आज अपन ने क्या पढ़ा है, क्रिया पढ़ा है। कल फिर अगली क्लास में अगला नया टॉपिक लेंगे और फिर उसे पढ़ने की हम पढ़ेंगे साथियों। उम्मीद करता हूँ क्लास आपको ठीक लगी होगी। क्लास को अब जरूर शेयर कर दिया जाएगा, और चैनल पर पहली बार तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लिया, अगर नहीं किया तो जाते जाते जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा साथियों। तो जय हिंद, वंदे मातरम साथियों। कल फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। राम राम साथियों।